एमसीक्यू नंबर आपका मारो। 51 है। 51 है। अच्छा, चलो 51 आ गया। स्टार्ट करो। ठीक है। हम्म, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज नंबर 51 है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज चेंज इन प्रोटीन विच ऑल्टर्स व्हाट। इसमें लिखा हुआ है क्लोराइड और सोडियम ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाती है। अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, CFFTR। उसकी प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्लोराइड और सोडियम आयंस होते हैं ना, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। होता क्या है बेसिकली कि जो ये CFTR प्रोटीन होती है ना, उसने ट्रांसपोर्ट करने होते हैं क्लोराइड आयंस मॉलिक्यूल के बाहर, और वाटर को उसने अंदर लेकर आना होता है। लेकिन क्योंकि ये इसमें म्यूटेशन हो जाती है, जो जिसकी वजह से ये अपने नॉर्मल के मुताबिक होता नहीं है, तो जिसकी वजह से पापा को आपका बुलाते सेल डैमेज हो जाता है। हैं। जी बोलो। और तो और जो सोडियम आयन है उसका भी सेम कंसेप्ट है कि ये भी इसी से ही होता है। इसलिए जब इसकी खराब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जो लेयर्स होती है ना, जो बेसिकली ये मेंटेन कर रहे होते हैं, ये जो जीन मेंटेन कर रहा होता है म्यूकस का, और म्यूकस मेंटेन कर रहा होता है लंग्स के अंदर, ये ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मसला हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन को कहते हैं। सेकेंड है लीस्ट इफेक्ट ऑन कॉक्स 1 पैरासिटामोल। अब जो पैरासिटामोल है वो एनसेड है ही नहीं, ये नॉन एनसेड ड्रग है। जो एनसेड ड्रग्स होती हैं वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये तो बेसिकली डायरेक्टली ही प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमें पेन, हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये उसके उसमें आती ही नहीं है, तो ये हम पैरासिटामोल लगाएंगे। अगर हम वैसे कहें कि कोई कॉक्स 1 इनहिबिटर है, तो एस्पिरिन और इंडोमेथासिन होता है, पैरासिटामोल नहीं होता। उसके बाद है 53 ऑस्मोटिक डायरेटिक, वो मैनिटोल है। सिंपल क्लासिफिकेशन है। जो मैनिटोल है वो वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से यूरिन की आउटपुट ज्यादा हो जाती है, और उसमें जो सोडियम है वो ज्यादा बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हाइपरटेंशन है ना, वो मेंटेन रहता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर के अंदर भी यही मेडिसिन देते हैं। अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल लें तो आइसोसोर्बाइड है। उसके बाद है क्लोजापिन। क्लोजापिन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया एंड एग्रेनुलोसाइट्स। अब क्लोजापिन क्या है? क्लोजापिन है सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। मैं चाचू के पास तो आती हूँ। ये हम यूज करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। इससे क्या होता है कि जो डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल्स होते हैं ना, ये मेंटेन होते हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया का जिसका साइड इफेक्ट है ना, उसका मैकेनिज्म किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद इंसुलिन की रेजिस्टेंस कर देता है, ये बीटा सेल को शायद डिस्ट्रॉय कर देता है, या इसकी वजह से वेट गेन होता है, जिसकी वजह से नहीं हो सकता, आपकी इंसुलिन उस तरह वर्क नहीं करती। लेकिन जो इसमें सबसे करीब थ्योरी है ना, वो ये है कि जो क्लोजापिन है ना, वो M3 रिसेप्टर जो पैंक्रियास के है ना, उसको जाके डैमेज करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होती। और ए ग्रेनुलोसाइट का इसका ये फंक्शन है कि ए ग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है बेसिकली, कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, उसका काउंट कम हो जाता है। इसका मैकेनिज्म भी अननोन है, लेकिन ये कहते हैं कि जो क्लोजापिन है ना, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है नाइट्रियम आयंस की सूरत के अंदर, जो जाकर ये कॉज करता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करता है। फिर है 55 सिस्प्लैटिन। ये बेसिकली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिस्प्लैटिन का जो होती है वो हमारी प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एंटी कैंसर ड्रग है। तो ये डीएनए के साथ बाइंड करती है और रेप्लिकेशन को रोक देती है। ब्लैडर कैंसर के अंदर, ओवेरियन कैंसर के अंदर यूज होती है। इसमें क्या होता है, सेंटर के अंदर प्लेटिन होता है, प्लेटिन का कंपाउंड होता है, और एक तरफ दोनों क्लोराइड आयंस होते हैं और दूसरी तरफ दोनों अमोनिया आयंस होते हैं, और ये सेंटर में होता है। और इसके साथ साथ अगर चेंज बदलते जाए ना हम, तो ये और कॉम्प्लेक्सेस बनते जाते हैं, कार्बोप्लेटिन इस तरह करके हो जाता है। उसके बाद है 56 फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। अब फ्लोराइड टॉक्सिसिटी दो तरह की होती है, क्रोनिक होती है, एक्यूट होती है। जो क्रोनिक होती है ना, वो बेसिकली बहुत लंबे टाइम के लिए ना, अगर आप फ्लोराइड से ज्यादा भरा हुआ पानी पी रहे हो ना, उसकी वजह से होती है। जो एक्यूट होती है ना, वो गलती से एक साथ ही, जैसे अगर आप इंसेक्टिसाइड इनहेल कर लें या कुछ कर ले, उस वजह से होता है। और इसके लिए हम जब इसका एंटीडोट है ना, उसको हम कह रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड है। ये ऑरली देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, वो फ्लोराइड आयंस के साथ compete करते हैं आपकी जीआई के अंदर, कि वो अब्सॉर्ब ना हो और वो कैल्शियम अब्सॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से जो क्लोराइड की अब्सॉर्प्शन होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। अगर इसके अलावा हम कैल्शियम क्लोराइड
के अलावा कोई एंटीडोट देखे तो वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क दे सकते हैं, सेलेनियम दे सकते हैं, कुछ भी कर लें। उसके बाद 57 है मोलैरिटी की डेफिनेशन, सिंपल ये नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन, ये तो रटा ही है, ये आपने एक माना। और तला है ना, तो तला से उसके लेना, आपके बाद बच्चे तला के पास है। कैसे ये 58 है करना है? स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर अब बेसिकली क्या होता है कि सेंटर में कार्बन होता है, एक तरफ एक साइड चेन होती है जो कि चेंज करती रहे तो आपका अमाइनो एसिड बनता रहता है। एग्जांपल में भी आगे देती हूँ। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सेम है, मतलब अमाइनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, एक कार्बन भी होगा, और जो साइड चेन वाला है ना बस वो चेंज होगा। एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड की वेलिन, लाइसिन, आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन, इन सब में से होता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है हेमोरेज सिस्टिक सिस्टाइटिस जो होता है, उसकी साइड इफेक्ट है किस कौन सी ड्रग का। इसमें दो ड्रग्स हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोसामाइड। ये जो दोनों पहले मैं बता देती हूँ हेमोरेजिक सिस्टाइटिस होता क्या है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग होती है ना वो इन्फ्लेम हो जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है, इससे यूरिन में भी ब्लड आने लग जाता है और आपको पेन होने लग जाती है यूरिनेशन के दौरान। वैसे तो हम ये दवाई दे रहे थे, जब जो ये दवाई है साइक्लोफॉस्फामाइड और आइफोसामाइड, ये अल्कालेटिंग एजेंट्स है नाइट्रोजन मस्टर्ड की क्लास से। ये प्रो ड्रग्स होती हैं, तो ये लिवर में जाके कन्वर्ट होती हैं और इनके मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, बेसिकली जहां मसला आता है ये साइड इफेक्ट कॉज कहाँ से होता है, ये उसका है कि ये प्रोडक्ट्स होती हैं जब कन्वर्ट होती है ना तो इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है एक्रोलीन। जो एक्रोलीन होता है ना उसका एंटी कैंसर एक्टिविटी में कोई काम नहीं होता, लेकिन ये जाके ब्लैडर की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से ब्लैडर टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसके बाद अगर इसके अलावा हम देखें ये क्या नाम है इसका, एक मिनट का, साइक्लोफॉस्फामाइड और आइफोसामाइड के अलावा कोई ड्रग हम देखें कि जो ऐसा कॉज करता है वो ब्यूसल्फेन होता है और बीसीजी होता है। ये सारे कैंसर्स के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद आखिरी एमसीक्यूज है डॉक्सीरुबिसिन, कार्डियोटॉक्सिसिटी। अब डॉक्सीरुबिसिन क्या है, ये एंटीबायोटिक है, एंथ्रासाइक्लिन की क्लास से एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या करती है कि डीएनए की फंक्शन को जाके इनहिबिट करती है जिसकी वजह से हम इसको कैंसर में यूज करते हैं, ब्लैडर कैंसर में, लिम्फोमास में, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में, इन सब में यूज होता है। अभी कार्डियोटॉक्सिसिटी कैसी करती कैसे हैं, ये बेसिकली उसी की तरह ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती हैं जो कि जाके हार्ट के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। एक एक तरह से ये डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया भी जाके छेड़ देती हैं हार्ट का, उनके हार्ट के सेल्स का। फिर कभी कभी ये जाकर ये क्या करती है बेसिकली आयरन की जो वो होती है ना क्वांटिटी, वो हार्ट में इंक्रीज कर देती है, एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से सेल डैमेज होने लगता है। इन कभी कभी ये जीन भी खराब कर देती हैं, ऑल्टर कर देती हैं जीन का जो पाथवे। कभी कभी ये अपोप्टोसिस कर देती हैं कि जिसने सेल डेथ होनी थी ये उसी को ही स्टार्ट कर देती हैं जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो जाता है। थैंक यू, मेरे हो गए। हेलो। ओके, आपका हो गया नेक्स्ट। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही जी है। धीमी से आ जी, रही है। आप स्टार्ट करें, आपका नेक्स्ट है। तुरंत मिस स्टार्ट मुझे करें। कह रही हैं आप, मेरा नेक्स्ट है। नेक्स्ट किसका है? मैम आपका है। अच्छा, मेरा है। ओके। क्या था 60? मेरा तो 71 से 90 था। ना ना, एक मिनट में फिर देखती हूँ, ठहरे। मैंने 71 से 90 ही प्रिपेयर करा है, इसलिए मैं हैरान हो गई कि मुझे कैसे नहीं पता कि मेरा है। मैंने लास्ट में चले चेंज मिस आप कर लें, तब तक आप स्टार्ट कर लेना तो वो बाद में से स्टार्ट वो कर वाला देती हूँ। पोर्शन बाद में cover कर क्वेश्चन लेना। नंबर 71 है कि लीस का जुओं की बात कर रहे हैं कि एग्स अबाउट 6 मिलीमीटर फ्रॉम शेफ्ट, यानी। जी जी। मेरे हाथ से उसका है, सनोबर का है। सनोबर ऑनलाइन है। आई डोंट नो, मैं देख के बता सकती हूँ। हो सकता है वो 11 हम्म, 10 बजे की मीटिंग मिस आप अपना कंटिन्यू करें, अगर वो आएंगी तो फिर वो कर लेंगे अपना पार्ट। ओके, ठीक है कर लें। चले। 71 एग्स जो होते हैं लीस के, वो लाइस के जो एग्स होते हैं जुओं के, वो हमारे हमारे हेड की जो हेयर होता है उससे 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस में जाके देते हैं वो एग। कभी भी जो है ना स्काल्प के ऊपर नहीं देते। ठीक है, 6 मिलीमीटर डिस्टेंस पे देते हैं जाके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अनदर वन। इंसेक्टिसाइड्स किल लीस एंड एग्स। इंसेक्टिसाइड्स जो है वो जुओं और अंडों दोनों को मारती हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
ठीक है। प्रोक्लोरपेराजीन यूज्ड फॉर वर्टिगो, ये ट्रीटमेंट यूज होती है वर्टिगो के लिए, ये भी पहले आ चुका है। नॉट यूज इन प्रेगनेंसी, प्रोक्लोरपेराजीन एंड डिक्लोफेनेक दोनों प्रेगनेंसी में यूज नहीं होते हैं, ये टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं इनके, ये उस क्लास में बिलोंग करता है, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में यूज करने नहीं करते। अच्छा, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी कॉज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये वाला जो एमसीक्यू है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी कॉज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं करा था। अगर आप लोग में से किसी को समझ आ रहा है तो आप लोग बता दें, वैसे तो इसका सीधा सीधा है कि ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा है, क्योंकि मैंने जो है तरावी वगैरह उन चीज़ों के साथ मैंने करा था ना, तो ये मेरे एक तो एमसीक्यू रह गए थे इसमें, इसको आप लोग मार्क कर दें, मैं आप लोग को ये ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके। बिस्कोइडल, बिस्कोडाइल एंड सीना जो है, ये लेक्सेटिव्स जो है ये डिपेंडेंसी कॉज करते हैं। ठीक है। सर्फेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, डेफिनेशन ऑफ SSAA यानी सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि इसकी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोफिलिक और एक लिपोफिलिक पार्ट दोनों मौजूद होता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये बेसिक डेफिनेशन है सर्फेक्टेंट की। तो अगर इस तरह का कुछ आएगा तो हम कहेंगे कि ये सर्फेक्टेंट यानी सरफेस एक्टिव एजेंट की डेफिनेशन है। अच्छा, एसाइक्लोवेर सेफ होता है प्रेगनेंसी में, हम दे सकते हैं। इसके अलावा एज़ेटोलामाइड कॉज रीनल स्टोन, एज़ेटोलामाइड रीनल स्टोन कॉज करता है, नॉट कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। मेफ्लोक्यून हाइपरग्लाइसीमिया कॉज नहीं करता। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइसीमिया को हमारे, तो ये उनमें से नहीं होता। सॉरी, मैं सीधा सीधा पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन की नीड है, तो मैंने बहुत कट शॉर्ट कर दिया इस दफ़ा अपना ना, क्योंकि मेरा 90 तक है। अच्छा, केस स्टडी आस्किंग अबाउट व्हाट इज मेन रिस्क ऑफ पोलिनेफ्राइटिस, जो डायबिटीज होता है ना, हमेशा इस तरह के पोलिनेफ्राइटिस के केस में डायबिटीज को हम ऑप्शन इसलिए रखते हैं क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा वाहिद बीमारी है जो हमारे स्ट्रेट किडनी पे जाके इफेक्ट करता है। तो नेफ्राइटिस यानी मतलब जो किडनी के बारे में बात हो रही होगी, अगर जैसे पोलिनेफ्राइटिस, तो नेफ्राइटिस नेफ वर्ड किडनी के लिए यूज हो रहा है, तो इस ऐसे केस में ना हम लोग की जो है वो आंसर जो होगा वो डायबिटीज होगा, क्योंकि मेन रिस्क फैक्टर ऑफ पोलिनेफ्राइटिस विल ऑलवेज बी डायबिटीज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इमीडिएट रिलीज टैबलेट लिमिटिंग रेट इज डिसोल्यूशन, यानी वो टैबलेट जो इमीडिएटली जाके रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, यानी वो टैबलेट तो सीधा सीधा डिसॉल्व हो गया फौरन से, तो जो उसका रेट लिमिटिंग स्टेप है वो डिसोल्यूशन है, यानी जब तक वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाता वो अपना इफेक्टिव रिड्यूस करेगा, तो इसका कोई वो नहीं है कि डिसइंटीग्रेट होगा या कुछ होगा, ये सीधा सीधा जाके डिसॉल्व होगा क्योंकि ये इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, तो रेट लिमिटिंग इसका होगा डिसोल्यूशन। ठीक है। प्रेगनेंसी सेफ में पहले भी मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी सेफ का वर्ड अगर आएगा तो हम आंख बंद करके कार्बामेज़ेपिन को ही वो करेंगे, क्योंकि कार्बामेज़ेपिन के वैसे बहुत एटोजेनेटिक इफेक्ट्स है, लेकिन अगर हम किसी भी ड्रग से कंपेयर करें तो ये सेफ होता है प्रेगनेंसी में जो दिया जाता है नॉर्मली। अच्छा, नॉट इन हार्ट फेलियर एमाइलोडोपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हार्ट फेलियर में एमाइलोडोपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर में ऑलरेडी हार्ट फेल कर रहा होता है, और अगर वैसे में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो कंडीशन वर्स हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है और वो मजीद हार्ट की स्पीड को कम कर देगा, तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप इन प्रेडनिसोलोन, अच्छा, प्रेडनिसोलोन का स्ट्रक्चरल है, अगर प्रेडनिसोन इनके स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे तो इन सब में प्रेडनिसोलोन है जिसके स्ट्रक्चर में आपको कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा। लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड हमारे पास फेंटेनाइल पैच है जो लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड है, लेकिन अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम मीथाडोन भी यूज कर सकते हैं रिप्लेसमेंट में, लॉन्ग एक्टिंग अगर हमें चाहिए। अच्छा, सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी टिनाइटस, सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी बेसिकली होता है एस्प्रिन की वजह से। इसमें होता क्या है कि एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में जब सैलिसाइलिक एसिड का सैलिसाइलिक एसिड का जब लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा बॉडी में, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है उस तक वो टॉलरेट करता है, उसके बाद अगर वो बढ़ जाता है तो टिनाइटस कॉज हो जाता है। टिनाइटस एक बीमारी है, मैंने इसको सर्च नहीं करा था लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है आई गेस वो शोर होना दिमाग में, इस तरह की चीज़ थी। ओके। सीओपीडी शुड नॉट यूज फोलकोडीन, अच्छा फोलकोडीन जो है बेसिकली ड्राई कफ के लिए यूज होता है, ड्राई कफ की ट्रीटमेंट के लिए फोलकोडीन, अब तो ये बैन हो गया है हर जगह, अमेरिका वगैरह बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं। फोलकोडीन ड्राई कफ के लिए यूज होता है, यानी ये जो है वो बनाएगा आपकी जो सिक्रीशंस को थोड़ा सा इनहेंस करेगा ताकि कफ की ड्राइनेस खत्म हो,
तो सीओपीडी में क्या होता है, सीओपीडी में हमारी एयरवेज और ये चीज़ें सारी डिस्टर्ब हुई होती है ऑलरेडी, और जो हमारा म्यूकस होता है जो हमारे ब्रोंक्योल्स वगैरह में होता है, ये ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन को वर्स्ट कर रहा होता है। तो अगर ऐसे में हम फोलकोडीन लेंगे तो फोलकोडीन क्या करेगा, और ज़्यादा जो है म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देगा, और ये तो बहुत खतरनाक होगा हमारे लिए कि ऐसी कंडीशन में अगर हम हमारी म्यूकस सिक्रीशन और बढ़ गई तो ब्लॉकेज और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है सीओपीडी, तो ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है उसमें, फिर आप सिक्रीशन भी बढ़ा रहे हो, तो ये सही नहीं है। और ये फोलकोडीन एज एन एक्सीपियंट भी यूज होता है काफ़ी कफ सिरप्स में, एनेस्थीसिया में और इन चीज़ों में, जो कि हमें देखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि अगर ये किसी के ड्रग में अदर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है कि इसमें ये भी दिया एडेड है, तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। कोलिनर्जिक क्राइसिस विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में होता क्या है, ये ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो हमारी ऑटो इम्यून स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडीज हमारी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो एस्टाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मतलब इसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं इस बीमारी को। इसको हम लोग ट्रीट करने के लिए जब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या कोलिनर्जिक इनडायरेक्ट एगोनिस्ट अगर हमें एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसकी वजह से होता ये है कि रिसेप्टर्स कम होते हैं और एस्टाइलकोलिन के लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि एक टाइम आता है कि जो हमारे एस्टाइलकोलिन ईस्ट्रेज जो एंजाइम्स है ना, जो एस्टाइलकोलिन को कट करते हैं और उसको वापस से रीअपटेक करवाते हैं, तो वो इफेक्ट करना छोड़ देता है, क्योंकि एस्टाइलकोलिन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपने फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस की कंडीशन हो जाती है, यानी कोलिनर्जिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर बंदा चला जाता है। अच्छा, इसकी मैं फर्दर डिटेलिंग में नहीं जा रही। क्रेटिनिज्म विच आयन डिक्रीज। क्रेटिनिज्म एक बीमारी है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन होती है, क्योंकि क्रेटिनिज्म की बीमारी में आयोडीन एक ऐसा हमारा बॉडी का आयोडीन हमारी बॉडी में कम हो जाता है बहुत ज़्यादा इस बीमारी की वजह से, और जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसमें हाइपोथायराइडिज्म के सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया ओवर, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया कुछ, या मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करा, तो आप लोग बता दें, और किसी और को बोलना है आगे तो बता दें। मैंने 30 जल्दी कवर करे ताकि टाइम भी बचे। आज स्टार्ट रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही थी मेरी? जी जी मिस, आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रही हूँ कि कोई और नेक्स्ट कौन है 91 से? अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यू है ना, मैं आप लोग को बता दूंगी, रेस्पिरेटरी कोलोसिस वाला। असल में मैं पढ़ नहीं सकी थी, मेरे जहन से निकल गया कि मुझे इसको भी पढ़ना था। बाकी कुछ और अगर इसमें समझने का है, रीनल स्टोन का तो सबको पता है, और अगर कुछ हम हाइपरग्लाइसीमिया का भी सबको पता है, अगर इसके पीछे की कोई पैथोफिजियोलॉजी होगी तो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी सब सीधा सीधा था शुरू में। अच्छा, नेक्स्ट 91 से 100 कौन सा मैंने लॉट करा था? 101 से 110 जल्दी से कर ले, टाइम नहीं है, आज बहुत ताक रात है, सबको जाना जी है। जी मेरा है 101 से 110 में स्टार्ट कर रही हूँ। 101 है वूपिंग कफ ट्रीटमेंट मैक्रोलाइट्स। ये रिपीट हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा था। मैक्रोलाइट्स में कौन कौन सा, आवाज आ रही है आप सबको? बिल्कुल आ रही है, आप बोले। जी, मैक्रोलाइट्स इंक्लूडिंग एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसका बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो यही है कि एंटीबायोटिक किल करता है बैक्टीरिया को बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस बाइंडिंग टू 50S राइबोसोमल सबयूनिट व्हिच प्रिवेंट्स इलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या था? बॉडीटीला परटुसिस। ये सिंपल सा है। नेक्स्ट है 102 और 103 कोरिलेट करें, जैसे पॉलीसॉर्बेट प्लस कोर्टिसोन इंक्रीज सोलिबलाइजर, और नेक्स्ट है पॉलीसॉर्बेट प्लस कोल्टार इंक्रीज डिस्पर्सेंट। पॉलीसॉर्बेट क्या है? ये एक सरफेक्टेंट है विच लोअर्स द सरफेस टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइक कोल्टार एंड वाटर, मतलब टू इमिसिबल सब्सटेंसेस के दरमियान जो सरफेस टेंशन उसे रिड्यूस करता है। अब इसमें है कि पॉलीसॉर्बेट प्लस कोर्टिसोन इंक्रीजेस सोलिबलाइजर। सोलिबलाइजर क्या होता है? इनहेंस द सोलिबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्युबल सब्सटेंस। सोलिबलाइजर और डिस्पर्सन में मेनली मैकेनिज्म का फर्क है कि सोलिबलाइजर क्या करते हैं? फॉर्मिंग माइसल्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो इनकैप्सुलेट कर देता है पुअरली सोल्युबल सब्सटेंस को, और मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लिक्विड मीडियम में। और डिस्पर्सेंट क्या करते हैं? दे प्रिवेंट एग्लोमेरुलेशन और सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गया? क्लियर ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट जी मिस 104 है क्लियर है। ओटीसी।
जी 104 है OTC फॉर द पायरीथ्रिन एंड पायरीमेथ्रिन। OTC ओवर द काउंटर ड्रग्स हम दे सकते हैं। पायरीथ्रिन होते नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हैं ड्राइव फ्रॉम क्रिसैंथेमम फ्लावर्स। ठीक है, ये प्रेफर कर सकते हैं उन सिचुएशंस में वेयर सिंथेटिक केमिकल्स आर नॉट प्रेफर्ड। ये लाइस टिक्स वगैरह मॉस्किटोज के अगेंस्ट काम करता है। और परमेथ्रिन सिंथेटिक केमिकल है, इट वर्क्स बाय डिसरप्टिंग नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स लीडिंग टू पैरालिसिस। ठीक है, इस तरह ये एज ए इंसेक्टिसाइड काम करता है। 105 है सेफेस्ट एनाल्जेसिक फॉर GIT आइबुप्रोफेन। जैसे हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जिसमें PGI2 विच इज एसेंशियल फॉर म्यूकस प्रोटेक्शन, जो लाइनिंग होती है GIT के लिए। तो जब हम कॉक्स इनहिबिटर देते हैं इसका एक साइड इफेक्ट होता है, अल्सर कॉज कर देता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आइबुप्रोफेन सेफेस्ट है क्योंकि इट हैज मोर सेलेक्टिविटी फॉर इनहिबिटिंग COX-2 ओवर COX-1। COX-1 का ज्यादा ये रिस्क होता है GIT साइड इफेक्ट्स अल्सर का, इसलिए हम आइबुप्रोफेन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर इम्पिटिगो। इम्पिटिगो इज कंटेजियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, और ये सिंपल है कि किसके अगेंस्ट होता है, एस ऑरिस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं। 107 है मॉर्फिन मेटाबोलाइट। मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, जैसे एज अ नेम इंडिकेट ग्लूकोरोनाइड मींस कि ये ग्लूकोरोनिडेशन के थ्रू करवाया गया है। इसमें ये कि M6G इज एक्टिव लीड्स टू एनाल्जेसिक इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन। इसमें हाई एफिनिटी होती है फॉर ओपियोइड रिसेप्टर्स कंपेयर टू मॉर्फिन इटसेल्फ। ठीक है, ये भी सिंपल था। इसमें नेक्स्ट है पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स। इसमें ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लुक्सासिलिन, नेफिसिलिन, मेथिसिलिन, ये सब क्या है, पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं। और पेंसिलिनेज क्या होते हैं, वो एंजाइम्स हैं जो प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया टू इनएक्टिवेट पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे हैव मॉडिफिकेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर। जो बीटा लैक्टम रिंग है उसमें उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं जो पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं। 109 है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्वांटिफाइज वेलोसिटी एट ये विच चीज दीज पूछनी थी पार्टिकल्स आपसे। सेटल ये थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। जी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक में सिर्फ डिक्लोक्सासिन ही है खाली, बाकी सब रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब बाकी सब नहीं होते रेजिस्टेंट। नहीं, मुझे लग रहा था कि ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें। मैं चेक किया था, सब थे इसमें, ऑक्सासिलिन भी है, क्लोक्सासिलिन यही भी कह है, रही हूँ कि मेथिसिलिन भी है। तभी होंगे ना, एक जी हो रहा है क्लास में, बाकी क्लास के पूरी क्लास के ड्रग्स वो नहीं है, तो ये बहुत अजीब सी बात हो गई। इसको आप लोग मार्क कर दें, सब देख लें अगर आपको पता हो तो। जी जी, ये एक दफा फिर भी चेक कर लें। ओके। बाकी जो नेक्स्ट है ना स्टोक्स लॉ वाला, ये मैं आपको पिक्चर भी भेज देती हूँ। ये फॉर्मूला से ज्यादा सही पता चलेगा। ये सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स है एक विस्कस फ्लूइड में, कैसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं। इसमें रिलेशन बताना है कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ पार्टिकल रेडियस। और इसमें आ जाता है जो फैक्टर है डिफरेंस इन डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। इसमें भी इन्होंने सिर्फ विस्कोसिटी को किया हुआ है, जबकि ये सब हो सकते हैं, इसमें सारे इसके फैक्टर्स हैं। स्टोक्स लॉ को कौन सा बेसिकली ये फैक्टर वो इफेक्ट वाले करता हैं कि जो उसमें आए हुए हैं, मार्च जी में आए हुए हैं। बेसिकली हाईलाइटेड बिल्कुल। वाले वो हैं जो मार्च में आए हुए हैं। हम्म, वो हैं सारे हाँ ही, जी। बट उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये मार्च में अच्छा क्वेश्चन अच्छा, पूछा होगा। ठीक ठीक, सही हो गया। है? अच्छा, ये अब हाईलाइट 110 है मेटफॉर्मिन, जिसे बिग्वानाइट कहा गया है। ये ओरल एंटी डायबिटिक है डेट लोअर्स पेनिसिलिनेज द ब्लड एंटीबायोटिक शुगर आपने लेवल। बोला है ना, जी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, ये सारे नाम जो लिखे हुए हैं ना, ये वो हाँ सब जी बिल्कुल इसी तरह जो जी। स्टोक्स लॉ के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ना, ये सारे डेंसिटी, हम्म, विस्कोसिटी, ग्रेविटी और पार्टिकल साइज, ये चार है फैक्टर्स। जी इस तरह से है, ठीक है। जी। सही। लास्ट वन मेटफॉर्मिन है बिग्वानाइट। इसका मैकेनिज्म यही है कि ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन लिवर, और जो एएमपी एक्टिवेटेड काइनेज है उसे एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन पेरिफेरल टिश्यूज सच एज मसल्स एंड फैट सेल्स। इस तरह ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है मेनली। बाइगोइनाइट की लिखा जी है। इतना ही था मेरा। जी नहीं, इसमें सिर्फ ऑप्शन मेटफॉर्मिन और बाइगोइनाइट का दिया हुआ है, तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने कि मेटफॉर्मिन बाइगोइनाइट है। इसमें मुझे लग रहा है कि बिग्वानाइट की क्लास है, उसमें मेटफॉर्मिन आता है। बस क्लास ऑफ ड्रग पूछी है ना, बस सही है। चले नेक्स्ट। हाँ जी, तो वो मैकेनिज्म तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है।
सही, ठीक है। 111 से लेकर 120 इसका है। 121 से लेकर 130, 131 से लेकर, आई डोंट थिंक इतना आगे था शायद, 131 से लेकर, वकास का है अब अच्छा 131 से मेरा onward। 131 से मेरा मिस। तो क्या आप बोले? ठीक है, 131 विच इज नॉट साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजीन, सो हाइपरटेंशन। तो जो क्लोरप्रोमाजीन है वो तो शॉर्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक एजेंट है, तो इसका जो साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट है वो ड्रग इंड्यूस्ड जॉन्डिस हो सकता है या कॉर्नियल लेंस डिसऑर्डर्स हो सकता है। एज इट इज एंटीसाइकोटिक, सो हाइपरटेंशन तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो इट मे लोअर बीपी, तो हाइपरटेंशन ये नहीं करेगा। 132 नॉट इफेक्ट दी मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि जो डाइजॉक्सिन है ना वो मोर्टेलिटी में कि ट्रीटमेंट में तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी तो हो करेगा ही नहीं, ये तो उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये डाइजॉक्सिन इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रही है। हाँ, अगर इधर छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता तो वो इंड्यूस कर सकता था, वो मतलब कि इंस्टेंट हार्ट ब्लॉक कर सकता है। तो जो डाइजॉक्सिन है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, सिंपल एज दैट। 133 एमिनोग्लाइकोसाइड साइड इफेक्ट्स। तो ये सिंपल सी बात है कि एमिनोग्लाइकोसाइड जो जेंटामाइसिन हो गए, टोब्रामाइसिन हो गए, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेंगे, ओटोटॉक्सिसिटी करेंगे। मोस्ट ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। तो ये आपने सिंपली याद रखना है कि ओटोटॉक्सिसिटी करेंगे जिसको हियरिंग लॉस कहते हैं, या नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेंगे। ठीक है। 134 GTN in amber bottle, a light resistant bottle. GTN basically it is called as nitroglycerin. तो ये पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है, तो सॉरी वेजोडाइलेटर है। तो इसको एम्बर ग्लास में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इट इट शोज द मोस्ट, इसकी इफेक्टिवनेस के लिए होता है क्योंकि ये हाईली वोलाटाइल होता है। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ना ये हाईली वोलाटाइल होता है, तो क्योंकि ये टैबलेट्स में से बड़ा इजीली एवेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए इसको एयर टाइट में कंटेनर्स में रखते हैं कि इन पे रेडिएशंस का कोई ना असर ना हो। So that is why it is stored well stored. So आगे है जी 136 which form salt with sodium bicarbonate और potassium carbonate। ये सिंपल सी बात है कि जो 135 रह ibuprofen गया। एक मिनट, ये एयर टाइट 135 नहीं बोल सॉरी रहे, जी जी ये एम्बर बॉटल बोल रहे हैं, यानी कलर्ड बॉटल जो लाइट क्रॉस नहीं कर सकता, जिस बॉटल को जी लाइट से यूज बिल्कुल करना। एग्जैक्टली, हाँ क्योंकि शुड बी केप्ट इन एयर टाइट ग्लास कंटेनर। एम्बर ग्लास एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, क्योंकि उनको रेडिएशन से हमने बचाना है बिल्कुल भी। सही। तो यूवी ये फिर- यूवी रेज होगी या हाँ, रेडिएशंस होगी, उनसे हमने प्रोटेक्शन देनी है उसको, क्योंकि ये हाईली वोलाटाइल है। अच्छा, ठीक है। सही। 135 है विच इज नॉट मेजर्ड बाय इम्यूनो एसे। ठीक है, तो इम्यूनो एसे बेसिकली बायोकेमिकल टेस्ट है विच मेजर्स द प्रेजेंस और कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट को मेजर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये उसकी किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में से मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम मेजर करते हैं वो तो सम अदर टेक्निक है विच इज कॉल्ड एज आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उनकी वजह से होता है। 136 विच फॉर्म सॉल्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये सिंपल सी बात है कि जो आइबोप्रोफेन सोडियम है ना, इट इज द सोडियम साल्ट फॉर्म ऑफ आइबोप्रोफेन। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो आइबोप्रोफेन है ना, इसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ डाइल्यूट करके इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं। सो ये जो भी ऑप्शन होगा, जो अदर ऑप्शन होंगे, आपने आइबोप्रोफेन को करना है क्योंकि ये इसका सोडियम सॉल्ट हो सकता है। 137 डाइफिनॉक्सिलेट इज गिवन फॉर अक्यूट अनकॉम्प्लीटेड डायरिया। ठीक है, ये जो डाइफिनॉक्सिलेट है ना, ये एट्रोपिन के कॉम्बिनेशन के साथ हम दे सकते हैं। जो एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन है इट इज कॉल्ड एज फिनोट्रोप। ठीक है, क्योंकि ये सीवियर डायरिया को ट्रीट करेगा बाय स्लोइंग डाउन द मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को ना वो स्लो डाउन कर देगा, और ये मोस्टली कॉम्बिनेशन में ही आता है एट्रोपिन के साथ। द ट्रेड नेम कॉल्ड एज लोमोटिल, बड़ा फेमस है, तो वो उसको लोमोटिल के नाम से आता है, उसमें देते हैं। और ये सेंट्रली एक्टिंग ओपियोइड है, उसका फिनाइलपिप्रिडीन फैमिली का। 138 आ गया विच इज कंपेटिबल विद एनओनिक सर्फेक्टेंट्स, इक्तामोल। बेसिकली जो इक्तामोल है ना, इसको हम ब्लैक ग्लिसरीन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज सम काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया,
तो उसके साथ मतलब कि सर्फेक्टेंट्स के साथ हम देते हैं, क्योंकि ये टेंशन को रिड्यूस करता है, दो मतलब के ना दो प्रिपरेशंस की टेंशन को ये रिड्यूस करता है। सो इसकी वजह से ना इक्तोमोल इसके साथ सर्फेक्टेंट्स के साथ हम दे सकते हैं। 139 ड्रोनाबिनोल इज आइसोमर ऑफ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। सो ये सिंथेटिक फॉर्म है और ये FDA अप्रूव्ड है। ये बेसिकली CNS स्टिमुलेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसको देते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट में देते हैं, और ये इसमें सम काइंड ऑफ कैंसर्स में नोजिया और वोमिटिंग के लिए भी देते हैं। और इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि ये FDA अप्रूव है, ये इसकी इस फैमिली की ये सिर्फ सिंपल यही एक ड्रग है जो ना अप्रूव्ड है। 140 इनकरेक्ट एंटी फैक्टर एक्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एपिक्साबान। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कल भी मेरे पे ये क्वेश्चन आया था कि जो फैक्टर्स और को फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9 एंड 10, ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन को बाइंड करते हैं, प्रोटीन के बाइंड के साथ क्लोट बनाते हैं। जो अपिक्साबान है वो तो एंटीकोगुलेंट एजेंट है, तो वो इसमें बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा और ये इनकोरेक्ट है। अपिक्साबान हो गया, एस्पिरिन, जितने भी ब्लड थिनिंग एजेंट्स हैं, तो वो उसमें वर्क नहीं करेगा। 10A फैक्टर है जो वो क्लोटिंग में वर्क करता है, और हालांकि ये एंटी क्लोटिंग एंटीकोगुलेंट एजेंट्स हैं। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। हमारे पास 4 मिनट्स है खाली। 141 से 150। अच्छा, पीछे जो दो मिस मैं पढ़ दूं अपने आप 221 पढ़ते से? हैं, आपका कौन सा नंबर था? मेरा 221 से ऑनवर्ड है 230 तक। ओके, मैम मेरा पहले 201 से 210 तक है। 21 से 210 आप बोल रहे हैं? 21 मैं से बोलूं? सही, थैंक यू। 210। सबसे पहले थियोफाइलिन इज यूज विद नो प्रिकॉशंस इन रीनल इम्पेयरमेंट। थियोफाइलिन जो एक ड्रग है वो एस्थमा और COPD के लिए होती है, लेकिन इसको हम रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ऑप्शंस इसके और नहीं पता, बट रिसर्च करने पे ये आ रहा था कि हमें इसमें भी केयरफुल रहना पड़ता है, हमें मुख्तलिफ ब्लड लेवल्स और एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एफिकेसी और रिस्क को देखते हुए। तो कोई और भी इसको अच्छी तरह देख ले। फिर है हमारे पास डायफेनॉक्सिलेट, लीस्ट कॉज ब्रोंकोस्पैज्म। अच्छा, ये ओपियोइड की क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन ये उन सब में सबसे ज़्यादा वीक होता है, वीक अगोनिस्ट है, और इसकी मिनिमम एब्जॉर्प्शन होती है सिस्टमैटिकली, तो इस वजह से ये स्पैज्म्स कॉज नहीं करता, लेकिन फिर भी हाई डोजेस के अंदर हम इसको नहीं दे सकते, एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है। और नॉट गिवन इन एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। EDTA जो है एक चिलेटिंग एजेंट है, तो कि मेटल्स की पॉइजनिंग में फिर हेल्पफुल होता है, लाइक लेड एंड मर्करी, बट एस्पिरिन में नहीं दे सकते। एस्पिरिन में हम चारकोल यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, IV फ्लूइड्स, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मॉनिटर करके फिक्स कर सकते हैं, बट नॉट EDTA। अच्छा, हाँ, 204 के अंदर एक्नी के अंदर हमें बेंजोइल पेरोक्साइड का कह रहे हैं कि वो यूज़ होगा ट्रीटमेंट में। अच्छा, इसकी 3 परसेंटेजेस मौजूद थी, 2.5 भी मौजूद है, 5 भी आई हुई है कुछ ईयर्स में, और 10। 2.5 और 5 भी वर्किंग है, बट 10 जो है सबसे बेहतरीन है, बट इसके साथ साथ उसकी पोटेंसी क्योंकि ज़्यादा हो गई है तो रिस्क इरिटेशन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो ये लाइक ऑप्शन इस तरह से है कि आप अपने बाकी ऑप्शंस को नज़र में रखते हुए पिक करें। ये क्या कर रहा होता है कि बैक्टीरिया जो स्किन पे मौजूद होता है उसको किल कर रहा होता है, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दी जाती है ये ड्रग। अच्छा, 205 मुझे नहीं समझ आया था, बट मिस हुरिया ने 89 जो कवर किया था, आई थिंक ये सम अप कर देता है उस बात को, तो एक वरना आप लोग खुद चीज है जिसकी वजह से हमारे अपनी एंटीबॉडीज हमारे ही कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, इसकी वजह से कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। ये है बेसिकली आंसर। सही, थैंक यू। अच्छा, 206 अगेन कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, नॉट इन पार्किंसन डिजीज, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया था तो आ रहा था डिस्काइनेसिया जो है, अगर हम लीवोडोपा दे रहे होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे पार्किंसन के पेशेंट को, तो फिर ये साइड इफेक्ट आ रहा होता है। तो ये अगेन दोबारा क्वेश्चन पे अगर वो कह रहे हैं कि अगर हॉलमार्क्स देख रहे हैं तो मे बी डिस्काइनेसिया हम मार्क कर सकते हैं, बट अगर हम ऑलरेडी पेशेंट है पार्किंसन का और मेडिकेशन लीवोडोपा है उसकी कुछ टाइम से, तो डिस्काइनेसिया नहीं होगा, तब हाइपरफ्लेक्सिया होगा, हाइपरफ्लेक्सिया नहीं होता। लेकिन ये भी बहुत रेयरली पाया जाता है पार्किंसंस के पेशेंट में, लेकिन फिर वो कंसिडर किया जा सकता है एज एन ऑप्शन स्टिल। अच्छा,
कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स को जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट क्रश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अदर हेल्थ केयर पर्सनल्स सच एज नर्सेज वगैरह वो अंडर फार्मासिस्ट या दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर की गाइडेंस के अंदर कर सकते हैं। हमें बस मुख्तलिफ प्रोसीजर और प्रिकॉशंस जो कि उसके साथ आती हैं कि मेडिकेशन को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, उसकी क्या एहतियात बरतनी है, उसको कंपाउंडिंग के वक्त उनका ख्याल रखना होता है। तो फार्मासिस्ट क्वालिफाइड है, उसकी अंडर होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वही करे। ड्रग अंडरगो एसिटाइलेशन, अच्छा, तो इसके अंदर ये ऑप्शन था आइसोजोनाइट ये टीबी की ड्रग है और प्राइमरी एसिटाइलेशन इन लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, मेटाबॉलिक पाथवे पूछ रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोलाजीन का भी है और बाकी सब का भी है। आइसोजोनाइट और हाइड्रोलाजीन का मेन है, लाइक इसी के थ्रू होती है। बाकी 3 ड्रग्स जो हैं वो और भी डिफरेंट पाथवेज के थ्रू होती हैं। अच्छा, बेंजोडाइज़ेपिन स्टिमुलेट गाबा रिसेप्टर्स। अच्छा गाबा रिसेप्टर जो है मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सीएनएस के। तो जब बेंजोडाइज़ेपिन गाबा